नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन की कतर यात्रा पर। नेपाल में तेज बारिश से भूस्खलन और बाढ़ में 52 लोगों की मौत। इजराइल और हमास गाजा युद्ध विराम योजना पर आज मिस्र में अप्रत्यक्ष वार्ता करेंगे। बर्फीले तूफान के बाद माउंट एवरेस्ट के तिब्बती हिस्से में फंसे लगभग 1000 पर्वतारोहियों के लिए बचाव कार्य जारी। और भारत ने कोलंबो में महिला क्रिकेट विश्व कप के मुकाबले में पाकिस्तान को 88 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से कतर की 2 दिन की यात्रा पर होंगे। वे दोहा में कतर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री शेख फैसल बिन फैसल अल थानी के साथ व्यापार और वाणिज्य पर कतर भारत संयुक्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि श्री गोयल की यात्रा से कतर के साथ व्यापार और निवेश संबंधों का महत्व रेखांकित होता है। श्री गोयल कतर वाणिज्य और उद्योग मंडल तथा व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे तथा भारत वंशियों से भी मिलेंगे। श्री गोयल के साथ विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की समीक्षा करेंगे तथा व्यापार में आने वाली बाधाओं और गैर शुल्क मुद्दों के समाधान पर भी विचार विमर्श करेंगे। व्यापार और निवेश बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि प्रस्तावित भारत कतर मुक्त व्यापार संधि पर भी विचार विमर्श हो सकता है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते पर आज मिस्र में अप्रत्यक्ष वार्ता होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों को लेकर समझौते की संभावना का संकेत दिया है। ये बातचीत आज मिस्र के शर्म अल शेख में शुरू होनी है। एक रिपोर्ट। ये बातचीत मुख्य रूप से राष्ट्रपति ट्रंप के 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर केंद्रित होगी। दोनों पक्षों ने इस प्रस्ताव के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की है। हमास ने कहा है कि बातचीत संघर्ष विराम, इजरायली सेना की वापसी और युद्धबंदियों के आदान प्रदान पर केंद्रित होगी, जबकि इजराइल का कहना है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाजा के कुछ हिस्सों में इजरायली सेना बनी रहेगी। वरिष्ठ सलाहकार रॉन डर्मर के नेतृत्व में इजरायली प्रतिनिधिमंडल के वार्ता में भाग लेने की संभावना है। मिस्र, सऊदी अरब और कतर सहित अनेक अरब देशों में हमास के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए अमेरिकी पहल का स्वागत किया है। हमास ने गाजा का प्रशासनिक नियंत्रण तटस्थ प्रौद्योगिक विदों की अस्थायी फिलिस्तीनी समिति को हस्तांतरित करने पर राजी होने का संकेत दिया है। विश्व दर्पण के लिए मैं नवीन सक्सेना। रूस और कुछ छोटे तेल उत्पादकों के पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने नवंबर से तेल उत्पादन में 1,37,000 बैरल प्रतिदिन की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट। ओपेक और अन्य तेल उत्पादकों ने इस वर्ष अपने तेल उत्पादन लक्ष्य में 26 लाख बैरल से अधिक की वृद्धि की है, जो वैश्विक मांग का लगभग 2.5% है। वर्षों तक उत्पादन में कटौती के बाद इस नीति में बदलाव का उद्देश्य अमेरिकी शेल उत्पादकों जैसे प्रतिद्वंदियों से बाजार हिस्सेदारी फिर से हासिल करना है। पिछले सप्ताह वैश्विक कच्चे तेल की कीमत में काफी गिरावट देखी गई है। शुक्रवार से ब्रेंट कच्चे तेल के वायदे मूल्य में 8.1% की गिरावट आई और ये $64.53 प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि अमेरिकी क्रूड 7.4% नीचे आकर $60.88 प्रति बैरल पर पहुंच गया। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी। बांग्लादेश में डेंगू का कहर जारी है। कल सुबह तक 24 घंटे में 9 और मौतें दर्ज की गईं। इस साल एक दिन में होने वाली मौतों का ये दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार इसके साथ ही देश भर में डेंगू से मरने वालों की संख्या 212 हो गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये आंकड़े न केवल डेंगू के व्यापक प्रसार को दर्शाते हैं, बल्कि निरंतर निवारक उपायों की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर देते हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में पिछले 3 दिनों में प्राकृतिक आपदाओं में लगभग 52 लोगों की जान चली गई है। देश के अधिकांश हिस्सों में शुक्रवार से लगातार बारिश हो रही है। दक्षिण पूर्वी नेपाल में कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि
देश में आज तक बारिश होने की संभावना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेपाल में मूसलाधार वर्षा के कारण हुई लोगों की मृत्यु और नुकसान दुखदायक है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस कठिन समय में भारत नेपाल सरकार और वहां के लोगों के साथ है। वहीं भूटान में अमोचू नदी क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ के कारण कई परिवार और श्रमिक अस्थायी घरों और कार्यबल शिविरों में फंस गए हैं। खराब मौसम के बावजूद भूटान के अधिकारियों और भारतीय सेना के बीच एक समन्वित बचाव अभियान में सभी प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। खराब मौसम के कारण जब ड्रुक एयर हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका तो भूटान ने भारत से तत्काल सहायता का आग्रह किया। त्वरित प्रतिक्रिया दिखाते हुए भारतीय सेना ने 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए। भूटान की राजशाही सरकार ने समय पर जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त किया है। दूसरी ओर चीन में मतमो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ग्वांगडोंग प्रांत की ओर बढ़ रहा है। इससे परिवहन व्यवस्था बाधित हुई है। 1.5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अमेरिकी नौसेना के चक्रवात चेतावनी केंद्र के अनुसार इसके असर से दक्षिण चीन सागर में 104 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के ग्वांगडोंग प्रांत पहुंचने के बाद धीरे धीरे कमजोर होकर गुआंगशी की ओर बढ़ने की उम्मीद थी। मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि तूफान के कारण आज दोपहर तक आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट की पूर्वी ढलानों पर 4,900 मीटर से ऊपर बर्फीले तूफान से शिविर स्थलों में फंसे लगभग 1,000 लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लगभग 350 लोगों को बचाकर कुदांग शहर लाया गया है। कुछ दिन पहले भारी बर्फबारी में शिविरों के टेंट गिर गए थे। स्थानीय ग्रामीण और बचाव दल बर्फ हटाकर मार्गों को साफ करने में लगे हैं। उत्तरी किर्गिस्तान में आज तड़के 5.4 तीव्रता का भूकंप आया। मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र तिएन शान पर्वत श्रृंखला में स्थित था। प्रारंभिक रिपोर्टों में इसकी तीव्रता 5.7 बताई गई थी। स्थानीय प्राधिकरण और आपात सेवाएं स्थिति का आकलन कर रही हैं। अभी तक किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की खबर नहीं है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं शक्ति प्रताप सिंह। भारत ने एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया है। कोलंबो में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 247 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 159 रन पर सिमट गई। भारत के लिए क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट लिए। क्रांति गौड़ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। हलीन देओल ने सर्वाधिक 46 रन बनाए। प्रतियोगिता में भारत की ये दूसरी जीत है। भारत का अगला मुकाबला 9 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा। उधर विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक सहित 22 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस चैंपियनशिप में कल अंतिम दिन सिमरन शर्मा ने 200 मीटर T12 में रजत और प्रीति पाल ने 100 मीटर T35 में रजत पदक जीता। और बैडमिंटन में असम में आज जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू होने जा रही है। 17 साल बाद भारत इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। प्रतियोगिता 19 अक्टूबर तक 2 चरणों में खेली जाएगी। भारत संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और नेपाल के साथ ग्रुप H में रखा गया है। मेजबान भारत आज नेपाल के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन की कतर यात्रा पर। नेपाल में तेज बारिश से भूस्खलन और बाढ़ में 52 लोगों की मौत। इजरायल और हमास गाजा युद्ध विराम योजना पर आज मिस्र में अप्रत्यक्ष वार्ता करेंगे। बर्फीले तूफान के बाद माउंट एवरेस्ट के तिब्बती हिस्से में फंसे लगभग 1000 पर्वतारोहियों के लिए बचाव कार्य जारी। और भारत ने कोलंबो में महिला क्रिकेट विश्व कप के मुकाबले में पाकिस्तान को 88 रन से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।